Hello everyone. So today we will study about evolution of Indian economy, and this is a very important topic. So let's begin. अपना बैकग्राउंड पहले देखते हैं। इंडिया का बैकग्राउंड क्या था 1947 में और अभी क्या है, वहाँ तक पहुँचेंगे। सो एज वी ऑल नो दैट इंडिया वाज a typical case of colonial economy, or United Kingdom was ruling on us, and India was serving a purpose of development अपने लिए नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के लिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से आप सभी परिचित होंगे। और एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था, क्योंकि ब्रिटेन जो था सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता था, और इंडस्ट्री भी स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय किया गया था, और इंडिया की जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर दिया गया था। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से पैसा ब्रिटेन जा रहा था, बल्कि हमारा जो इंडस्ट्री था, हमारी एग्रीकल्चर थी, सबके सिस्टम को बर्बाद किया गया था। सो ड्यूरिंग द हाफ सेंचुरी बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट हो रहा था, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था, इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रहा था, इवन यूके में, बट हमारे साथ नहीं हो रहा था। वी वर सर्विंग यूके। सो वंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इट वाज अ रियल चैलेंज, बिकॉज पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डिसऑर्गेनाइज था, लिटरेसी बहुत कम थी, स्किल पावर नहीं था, एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस तो आप सभी जानते ही होंगे कैसा था। सो विथ दिस कंडीशन, दैट वाज अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम टू ऑर्गेनाइज आवर इकोनॉमी इन अ सिस्टम। आज जो आपके पास सिस्टम बना हुआ है एक तरीके का, इट हैज़ बीन अ ग्रेजुअल system which started from there. So it wasn't a simple task. So हम देखेंगे कि जो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स है, इसमें डिबेट था, मतलब लोगों में मतभेद थी कि एग्रीकल्चर को लिया जाए या फिर इंडस्ट्री को लिया जाए। ये आज भी डिबेट का विषय है। सो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ऑप्टेड फॉर इंडस्ट्री टू बी इंडियाज़ प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को चूज़ किया था एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्रीकल्चर आपको लग सकता है, लेकिन नहीं, इंडस्ट्री, आई एम रिपीटिंग, इंडस्ट्री वाज चूजन। ओके, वेदर इंडिया शुड हैव गॉन फॉर एग्रीकल्चर, ये सब तो इट्स स्टिल डिबेटेबल। सो अब देखेंगे कि गिवन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसा देखा जाएगा कि लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थे एग्रीकल्चर के लायक। और चाइना का एग्जाम्पल भी है, जिसने पहले एग्रीकल्चर को मेन बनाया था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कोई भी प्रेजेंस नहीं था, पावर नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी हमारे पास, कैपिटल नहीं था हमारे पास, गवर्नमेंट कैपिटल नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, क्योंकि वी वर अ नासेंट स्टेट। ओके, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, स्किल्ड मैन पावर नहीं था हमारे पास, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था लोगों में, और देयर वाज नो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड। सो मार्केट फेलियर का डर हो सकता है। मार्केट फेलियर क्या होता है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। और देयर वर मैनी अदर सोशो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, सोशो साइकोलॉजिकल कंडीशंस which acted as negative forces for proper industrialization of the economy, but still we chose agriculture. Why? अब ऐसा तो नहीं है कि उस समय के जो हमारे प्लानर्स थे, नेहरू बीइंग द सुप्रीम, और उस समय तो ही वॉज काउंटेड अमंग वन ऑफ द विजनरीज ऑफ, he was counted one amongst the visionaries of the world. So let's see why they chose industry. So the obvious choice would have been agriculture, जैसा कि हमें लग रहा है, क्योंकि हमारे पास फर्टाइल लैंड भी था, ह्यूमन कैपिटल में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, और एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाता, सरप्लस होता, फिर हम इंडस्ट्री एक्सपैंड कर सकते थे, बट स्टिल वी चोज़ इंडस्ट्री। बट
क्यों चूज़ किया? इसमें ये रीज़न है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर था, इसको भी तो डिसऑर्गेनाइज कर दिया गया था स्ट्रक्चरली। सो हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स थे एंड टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न नहीं थी, तो मॉडर्नाइजेशन नेसेसरी था। हम अपने ट्रेडिशनल टूल्स से चाइना को कंपटीशन नहीं दे सकते थे। जो इंडिजिनस हमारे पास मशीन्स नहीं थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, फिर पता नहीं हमारा कंट्री किस दिशा में जाता अगर उस समय इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिलता। अभी भी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था, जिस कारण वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल। सो हमें we wouldn't have been able to provide for enough food for everyone, और फिर हमें क्या करना पड़ता, ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग से नहीं हो पाता और फिर हमें इम्पोर्ट करना पड़ता खाना, जिसके कारण फॉरेन रिज़र्व जो है वो घट जाता और फिर दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती एंड इंडियन लीडर्स डिडंट वांट दैट। ओके, so this is the slide you can see here, whatever I explained. और उस समय जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF था, जिसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग कॉन्फर्म करना चाहिए उनके साथ, they were favoring industrialization and their support matters a lot. Also, Second World War has proved its supremacy of defense power, so defense industry was needed, science and research and technology was needed because traditional tools पे we can't depend. And by opting for industries as a prime moving force of the economy, India tried to solve many challenges simultaneously. एक तो फास्टर ग्रोथ होगा, जो उन्होंने सोचा था कि ट्रिकल डाउन हो सकता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, कितना इम्प्लीमेंट हो पाया दैट्स अ डिफरेंट थिंग. देर आर मैनी रीजन्स टू दैट, बट दिस वॉज अ बेसिक थॉट बिहाइंड चूजिंग इंडस्ट्री एज अ प्राइम मूविंग फोर्स. एंड डिफेंस अपना चाहिए था हमें. सो एंड देन even before independence, there was a socio-economic consensus among social scientists with nationalist leader that India needed a boost towards social change as country lagged behind in areas of modernization. Also उस समय agriculture को backward treat किया जाता था. So these are the reasons why we chose agriculture, and why we chose industry, and maybe it wasn't well implemented, but it is impossible to decide and conclude whether the economy has failed to do so. Okay, धीरे धीरे अराउंड द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1990 से ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो थिंकिंग होती है, जो थॉट्स होते हैं, उसमें एक चेंज हमें दिखता है, जिसमें एग्रीकल्चर को जो पहले ट्रेडिशनल माना जाता था, बैकवर्ड माना जाता था, उसकी सोच में बदलाव दिखता है. एंड एग्रीकल्चर वाज नाउ नॉट ट्रीटेड एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस, बिकॉज वी सी दैट चाइना हैड प्रूव दैट एग्रीकल्चर से कैसे फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर हम जा सकते हैं. एंड देयरफॉर it was time for agriculture sector to have prime attention. And keeping in mind these things, a major shift took place in the year 2002. जब 1990s में consensus बन रहा था, in 2002 we decided कि okay, now agriculture needs a boost. So this was a historic decision, and it's important. So it was a historic discussion, and the highest economic think tank of the country, it was the Planning Commission then, now is the Niti Aayog, the Planning Commission, in the 10th plan. So 10th plan 2002-2007 5 years का प्लान होता था. 2002-7 का 5-year plan think tank Planning Commission decided to make agriculture the prime moving force of the economy. So as per the Planning Commission,
क्यों चूज़ किया गया एग्रीकल्चर को। जो फूड सिक्योरिटी होती है, ये रीज़न ऑफ थॉट्स दिए गए कि फूड सिक्योरिटी सॉल्व हो जाएगी, मतलब फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी कंट्री में, प्लस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जो गरीबी है हमारे कंट्री में उसको वो कमेगी क्योंकि हमारे पास अपना खाना होगा, इनकम जनरेट होगा, और सिचुएशन ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर विल सीज। ओके, आई हैव एक्सप्लेन मार्केट फेलियर अर्लियर. So now we see how important is agriculture. Now there has been a general consensus among the policy makers that agriculture is really, really important for economy right now, and it supports like almost half of the people are employed in agriculture, while the GDP contribution is just 16.5%. So this is a very, very big mismatch. That is why ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग हैं उनका इनकम बहुत कम होता है. यू कैन सी दिस 16.5% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन 48.7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. सो नीड ऑफ द आवर ये है कि वी हैव टू रिफॉर्म द, एंड देयर इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. सो नीड ऑफ द आवर इज़ वी नीड टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर ताकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़े, and we need to form like new skills. We'll see आगे. So once India started economic reforms, industrial sector को तो एक और ये रीज़न है कि तुरंत एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम लोग ध्यान इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज न्यू एंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो गवर्नमेंट कुड हैव डन इट द वे दे वांटेड मोस्टली. बट एग्रीकल्चर सेक्टर को हम तुरंत नहीं ध्यान दे सकते थे, और ये लेट इसलिए हुआ बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर. उससे ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी. सो अभी क्या है, कॉरपोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है. ऑल्सो देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द कॉन्टूर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमंग द फार्म कम्युनिटी, और फिर हैवी डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन का, सो कोई भी रेडिकल स्टेप नहीं लिया जा सकता है. देयरफॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, सर्विस सेक्टर में स्किल वर्कर्स लाने होंगे टू reduce the population which are dependent on agriculture sector. So what is the need of the hour? To promote the corporate investment, obviously labor reforms, because contract farming होगी तो labor reforms होने चाहिए, grievance redressal mechanism होने चाहिए, research and development होने चाहिए, because and private sector में इसका conducive atmosphere ज़्यादा होता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए, फार्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एंड मैनी अदर मेजर्स, एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी मेजर्स. सो एक तो पहला इशू सॉल्व हो गया कि इंडस्ट्री वाज चूजन एज द प्राइम ड्राइवर फर्स्ट. नाउ देयर वाज अ कन्फ्यूजन कि इंडिया वाज declared to be a planned and mixed economy. Okay, India needed a national planning. There was a very urgent need to plan it because लिटरेसी लेवल बहुत कम था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, इंटर रीजनल डिस्पैरिटी आज तक है. यू कैन सी दैट इन द प्रेजेंट कोविड सिनेरियो, बिकॉज माइग्रेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश. अभी भी डिस्पैरिटी है, उस समय भी और अधिक डिस्पैरिटी था. देयरफॉर इकोनॉमिक प्लानिंग वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज डिस्पैरिटीज़. सो कुछ कारण हैं जिसके कारण इंडिया को प्लान इकोनॉमी बनाया गया. पहला 1930s में 1929-30 में एक्सक्यूज़ मी ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में. एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद ये प्रूव हुआ था कि स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज़ नीडेड. तो बोथ दीज आइडियाज़ आर अगेंस्ट एडम स्मिथ्स आइडिया. एडम स्मिथ का क्या था कि इनविजिबल हैंड होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड एवरीथिंग अपने आप हो जाएगा, स्टेट इंटरवेंशन इज नॉट नेसेसरी. बट दीज टू थिंग्स proved him but they were like opposed to the idea of Adam Smith.
सेकेंडली हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे ही कुछ कमांड इकोनॉमीज़ लाइक द स्टेट इकोनॉमीज़ लाइक द सोवियत यूनियन एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा था, तो या दैट इन्फ्लुएंस्ड एज अ लॉट। और पूरे वर्ल्ड में पॉलिसी मेकर्स वेयर in the favor of active role of state in the economy. Active role. That is why a planned economy was chosen for India. Thirdly, a dominant role for state in the country, in the economy to neutralize market failure situations. Obviously, because market failed so much, therefore, this demand was there that states should interfere, and that is why we chose to have a planned economy. अब एक बार जो प्लान हो गया, अब इसके बाद ये डिसाइड करना था कि ये मिक्स्ड होगा या फिर स्टेट इकोनॉमी होगा। ओके, बिकॉज प्लानिंग इज़ नॉट जनरली पॉसिबल इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो आवर आइडिया ऑफ प्लानिंग वॉज डिराइव इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत प्लानिंग। ओके, बट सोवियत प्लानिंग जो था वो स्टेट इकोनॉमी था, but we are democratic, so that state planning didn't suit or the command planning didn't suit our democratic India. So फिर देखा गया कि हम कैसे हमने उस प्लान्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया है। तो डोमिनेंट फोर्स बिहाइंड प्लानिंग इन इंडिया एटलीस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ, and we all know that he was a strong socialist leaning. He had strong socialist leaning, and he thought that it's important to define the role of the state in economy because and he made it clear that in some ways it will be similar to the Soviet Union, but because that is a command economy and we are a democracy, there will be things which will be completely dissimilar to it. Nehru told this. Okay, also there were examples of capitalist democratic system जैसे कि फ्रांस एंड फ्रांस chose to be a planned economy in 1944-45, बट ऑब्वियसली उस समय तक 3 साल में प्रूव नहीं हुआ था कि कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड सोवियत यूनियन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, दैट इज़ वाई वी चोज प्लान्ड इकोनॉमी। With the basic urge to accelerate the process of economic growth, the planners went to define the respective role between the state and the market. So उसको एक definition मिलना ज़रूरी होता है, वो मिला, प्लानिंग कमीशन ने दिया था, and planning commission was headed by the prime minister. So this is a very very important slide. I'll read the whole thing. This brings us to a problem of the techniques of planning. तो डिसाइड तो हो गया था कि प्लान्ड इकोनॉमी होगा, बट किस तरह का प्लान होगा, स्टेट होगा या मिक्स्ड होगा या कैपिटलिस्ट होगा। कैपिटलिस्ट का ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं था, फ्रांस था, दैट वाज इन 1945, सो ओके लेट्स नॉट पे सो मच अटेंशन टू इट। सो स्टेट एंड मिक्स्ड। स्टेट इकोनॉमी वॉज प्रैक्टिस्ड इन सोवियत यूनियन, बट दैट वाजंट suited to India because we are a democratic country. So a possible approach to the problem is, as mentioned earlier, through a more or less complete nationalization of the means of production and extensive system of government controls on the allocation of resources and on distribution of national product. तो ये सोचा गया कि there is a possible approach कि nationalization करेंगे of the means of production का, just purely as a technique of planning. This may appear a promising line of action, but viewed against the background of the objective outlined above and in the light of practical consideration, such an expansion of public sector is at present neither necessary nor desirable. लेकिन प्लानिंग कमीशन टोल्ड कि that seems a possible approach कि हम nationalize करेंगे of the means of production and everything, but that's not pragmatic and not suited to India. So planning these are very very important lines. Planning in a democratic setup implies the minimum use of compulsion or coercion for bringing about a realignment of productive forces. So minimum governance honi chahiye, that was decided. I'm not telling implemented. The resources available to the public sector have at this stage to be utilized for investment along new lines rather
rather than in acquisition of existing productive capacity. Public ownership of the means of production may be necessary in certain cases. तो बोला गया कि कुछ केसेस में पब्लिक ओनरशिप रखेंगे, कुछ केसेस में पब्लिक रेगुलेशन रखेंगे एंड कंट्रोल रखेंगे. द प्राइवेट सेक्टर को भी हैज़ टू कंटिन्यू to play in an important part in production as well as distribution. So public तो होगा, कुछ will be solely public owned by the government owned, कुछ will be regulated, and private sector will also be there. So this was our characteristics of our planning. That was a mixed economy. Planning under recent condition thus means in practice an economy guided and directed by state and operated partly through direct state action and partly through private initiative and effort. Okay, so it will be suitable to note here that 1950s and in 1960s made the world experts favor state intervention in the economy, because उस समय ये वो सो उस समय 1950s and 60s में द वर्ल्ड इकॉनमी, द ग्लोबल इकॉनमी वॉज इन फेवर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन. लेकिन 3 डिकेड्स के बाद ईस्ट एशियन मिराकल से इसके लिमिट्स के बारे में पता चल गया. द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेर एबल टू सस्टेन हाई ग्रोथ रेट ओवर 3 डिकेड्स एंड हैड रिवाइव्ड अगेन द डिस्कशंस रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब स्टेट के रोल्स को एक लिमिटेशन मिलने लगा, क्योंकि ईस्ट एशियन जो मिराकल था दे सस्टेन्ड अ वेरी वेरी हाई ग्रोथ रेट. we will study about East Asian miracle in later videos. Also, the real nature of Indian brand of mixed economy was outlined in 1951, लेकिन ये धीरे धीरे evolve हुआ. But by the end of 1950s इतना अधिक regulation हो गया था कि that just got buried somewhere. Basically 1960s में लीडरशिप वॉज नॉट लाइक, नेहरू वॉज लाइक 1960s अराउंड नेहरू की डेथ हो गई थी 1962 में. उसके बाद वी डिडंट गेट अ विजनरी नेहरू काइंड ऑफ विजनरी लीडर. वी सी दी गवर्नमेंट मॉडिफाइंग दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ. 1919 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे. सो इन अ सेंस इंडिया इज़ नाउ becoming more dependent on private sector. Also we see that 2015 में because of the changing needs, जो India was in 1947 and 1950s, India was very very different in 2015. So we needed a change. So planning commission जो था that was felt that it wasn't suited to the present day India. Therefore the new government rightly they changed the planning commission and made a new think tank which is Niti Aayog, and it's more decentralized. So to promote cooperative federalism and holistic and inclusive development. Also the second part we will do in the next video, and thank you for watching.